अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्यूएचटी क्रिएटिव कैनवस। एक दफ़ा फिर से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत कैनवस का हिस्सा बनने का, इस खूबसूरत कैनवस को जॉइन करने का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। अगर ऑनेस्टली इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करें तो शायद एक सेशन तो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें मल्टीपल सेशंस जो हैं वो करने पड़ें और मल्टीपल सेशंस में भी वो डिस्कशन जो है वो शायद कभी कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है, इतना डिटेल टॉपिक है। तो कोशिश करूँगा कि कम टाइम के अंदर आपके साथ वो सारी डिस्कशन कर सकूँ जो इस टॉपिक के हवाले से आपके लिए ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है, दैट इज़ अबाउट टॉर्चर्ड आर्टिस्ट्स। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, एक अजीब-सी जो है वो डिस्कशन लगती है, टॉर्चर्ड आर्टिस्ट। जी हाँ, ये कोई शक नहीं है, टॉर्चर्ड आर्टिस्ट जो हैं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आई मस्ट से एक ऐसे मिथ है जो बहुत पुरानी है और आज तक चलती आ रही है। आई मस्ट से कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस टॉपिक के हवाले से बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। इस टॉपिक के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनली एग्ज़िस्ट नहीं करती, लेकिन उसको एक जो है स्टीरियोटाइप बना दिया गया है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली गई कि शायद ये ऐसे ही होता है, जबकि हकीकतन वैसा नहीं है या उस तरह की चीज़ नहीं है। टॉर्चर्ड आर्टिस्ट के हवाले से बहुत लंबी लिस्ट है, हिस्ट्री भरी पड़ी है। अगर आप गूगल करें, अगर आप जाएँ और देखें कि कौन से आर्टिस्ट्स हैं जिनको टॉर्चर्ड आर्टिस्ट के लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो यू विल बी सरप्राइज़्ड टू सी कि देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट। इसमें बहुत सारे नाम हैं जो आप जब पढ़ेंगे या आप जब आपको पता चलेगा और जब आप जाके उनका काम देखेंगे, तो उनके काम से आपको अंदाज़ा होगा कि वो तो बहुत ही ट्रेमेंडस काम है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। और फिर आपको ये एक सवाल भी उठेगा और एक हैरानी भी होगी कि वो किस तरह से टॉर्चर्ड आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए अगेन वही है कि हम सिर्फ यहाँ पर कुछ सर्टेन डिस्कशंस करेंगे, जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट या अपने टॉपिक को आपके यहाँ जो है आप तक क्लियर करने की कोशिश करूँगा और ये अंडरस्टैंडिंग कर लेने की कोशिश करेंगे टॉर्चर्ड आर्टिस्ट का जो ये मिथ है, आई मस्ट से इट्स अ मिथ। ये जो मिथ है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है। अभी रिसेंटली आई मेट सम फ्यू यंग आर्टिस्ट और उनका जो मीडियम ऑफ आर्ट था वो फ़ोटोग्राफ़ी था। फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो यंग फ़ोटोग्राफ़र्स मुझे मिले और उन फ़ोटोग्राफ़र्स ने कहा कि हम आपके काम के हवाले से जो है बहुत अरसे से आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। आपके काम को जो है हम बहुत डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। हम आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आपके काम के हवाले से इम्प्रेस्ड हैं, आपके काम के आपके स्टाइल से और जिस तरह से आप अपने विजुअल्स के थ्रू जो है वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं। तो हम उसको तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उन विजुअल्स के थ्रू क्या चीज़ जो है वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो है वो बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं। नो डाउट मेरे लिए ये चीज़ जो है हमेशा से बड़ी इनकरेजिंग होती है कि जब कोई भी मेरे काम को लेकर या मेरे काम के हवाले से जो है वो इस तरह से अपनी नॉलेज को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसमें ऐड ऑन करता है, तो मेरे लिए डेफ़िनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो एक एप्रिसिएशन भी होती है और मुझे इस चीज़ से जो है वो कोशिश होती है कि उनके साथ उनके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया जा सके। डिस्कशन के दौरान उन्होंने मुझे एक चीज़ पूछी जी कि हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो कि हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि कभी आपके साथ मुलाकात हो, तो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाए। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपके काम को देख के हमेशा एक फ़ीलिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे बहुत ही कोई एक डिप्रेसिव सा काम है, जैसे बहुत ही कोई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत पेन है, ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक एंग्ज़ायटी है, एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपका एक मूड जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो क्या हकीकतन भी ये सब कुछ ऐसे ही हैं? क्या आप अपने काम को लेके या अपने काम के हवाले से क्या वाक़ई ही उस मूड में होते हैं जब आप इस तरह का काम क्रिएट कर रहे होते हैं? या इस काम के हवाले से आप जो हैं वो क्या आपकी बैक ऑफ द माइंड पे क्या चल रहा होता है जब आप ये काम कर रहे होते हैं? क्या आपने उस चीज़ में अपने आप को जो है वो कन्वर्ट किया होता है या उस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को कन्वर्ट किया होता है जब आप वो काम कर रहे होते हैं? ये सवाल वो मेरे लिए कोई नया नहीं था। लेकिन अगेन सवाल सुनने के बाद मुझे फिर वही चीज़ समझ आई कि नो डाउट आज तक जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट जो है उसकी क्रिएटिविटी के लिए उसके अंदर कोई ना कोई एक ट्रॉमा होना ज़रूरी है, कोई ना कोई एक पेन होना ज़रूरी है
और ये क्यों ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड में होगा, तो ही वो इतना क्रिएटिव काम कर सकता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि क्यों ये एक मिसपरसेप्शन बना दी गई है, क्यों ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली गई है कि एक आर्टिस्ट जो है जब वो अपनी एक अनस्टेबल्ड मेंटल स्टेट में होगा, तभी वो कोई क्रिएटिव काम कर सकता है या तभी उसका काम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है बाज़ वक़्त अपनी सोल की स्टिमुलेशन के लिए, अपनी सोल की क्रिएटिविटी के लिए जो है, वो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो कि शायद आपकी मेंटल स्टेट के लिए क कुछ हद तक डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है, कहीं पर भी इसका ये मतलब नहीं है कि एक आर्टिस्ट जो है, उसके लिए ये कंपल्सरी हो गया है, एक आर्टिस्ट जो है, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि वो अपनी जब एक मेंटल स्टेट के अंदर इस फॉर्म में होगा कि जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेसिंग स्टेज होगी, पेन होगा, तभी वो क्रिएटिव काम कर सकते हैं। बहुत से इस तरह के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो है बहुत क्रिएटिव काम किया हुआ है और उनके काम को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अप्रिसिएशन मिली, पूरी दुनिया के अंदर उनके काम को जो है वो समझा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर उनके काम को जो है वो डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ऐसे आर्टिस्ट का ज़िक्र करूँगा। मैंने फिर कहा कि यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं सिर्फ 2 आर्टिस्ट का ज़िक्र करूँगा जो 2 मेरे फ़ेवरेट आर्टिस्ट्स हैं और जो नो डाउट अनफॉर्च्युनेटली अपनी मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है उन्होंने बहुत सफ़र किया। बट दिस डज़न्ट मीन कि उनकी वो मेंटल अनस्टेबिलिटी जो है वो बेसिक रीज़न थी उस क्रिएटिविटी की। ये यही चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि वो क्रिएटिविटी जो है वो उनकी उस मेंटल अनस्टेबिलिटी या मेंटल ट्रॉमा की वजह से नहीं थी, कि बहुत से और फैक्टर्स हैं जिनको हम डिनाई कर देते हैं, जिनको हम कभी जो है वो डिस्कस ही नहीं करते। यही वो रीज़न्स हैं कि जब हम उनके काम को देखते हैं, उनके काम में हमें एक्सट्रीम क्रिएटिविटी का लेवल नज़र आता है, उनके काम के अंदर हमें पता चलता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। और फिर जब हम उनकी लाइफ़ को जाके स्टडी करते हैं, जब उनका आप बायोपिक्स देखते हैं, उनके बायोपिक्स को पढ़ते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि वो तो एक इस तरह के आर्टिस्ट थे जो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो डिप्रेस्ड थे और एक ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो अपनी एक मेंटल अनस्टेबिलिटी की हालत में थे। तो वहाँ पर फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद पेन और मेंटल अनस्टेबिलिटी ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के एक क्रिएटिव काम करने के लिए। ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि मिलियन ऑफ डॉलर्स की पिक्चर है। इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं दैट इज़ विंटस वैन गो। अगर हम वैन गो के लाइफ़ के हवाले से बात करते हैं, वैन गो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, क्योंकि उनके काम को लेके जो एक सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आती है कि उनके काम को तब एप्रिसिएशन मिली जब वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे। वैन गो की लाइफ़ को अगर आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वैन गो ने अपनी पूरी लाइफ़ के अंदर जो है ऑलमोस्ट 900 पेंटिंग्स बनाई थी और वो 900 पेंटिंग्स जो हैं उसमें से अनफॉर्च्युनेटली अपनी लाइफ़ के अंदर वो किसी भी पेंटिंग को प्रॉपरली सेल नहीं कर सके। मीन्स कि उनके काम को कभी उस तरह से समझा ही नहीं गया। जब 27 जुलाई 1890 के अंदर वैन गो की डेथ हुई, तो उसकी डेथ होने के कुछ अरसे बाद जो है, उसकी पेंटिंग को पूरी दुनिया के अंदर, पूरी आर्ट वर्ल्ड के अंदर जो है, उसने एक तहलका मचा दिया उनकी पेंटिंग ने। और लोगों ने कहा कि जी, ये आर्टिस्ट जो है, ये तो कमाल का आर्टिस्ट था और उसका काम जो है, नो डाउट कमाल का था। और आज वैन गो की पेंटिंग्स जो हैं, वो दुनिया के बेहतरीन म्यूज़ियम्स में मौजूद हैं और बिलियन ऑफ डॉलर्स की वो पेंटिंग्स हैं। जब वैन गो की ये पेंटिंग्स को देखा जाता है तो ये समझा जाता है कि चूँकि वो एक इस तरह के मेंटल स्टेट से गुज़र रहे थे, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और जिसमें इस हद तक की डिस्टर्बेंस हो चुकी थी कि इन द एंड उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। तो समझा जाता है कि शायद ये एक ज़रूरी चीज़ है कि एक आर्टिस्ट तभी अच्छा का आर्ट क्रिएट कर सकता है, जब वो किसी एक सफ़रिंग स्टेज में होगा, जब वो अपनी किसी पेनफुल स्टेज में होगा। इसी तरह अगर क्रिएटिव आर्ट में एक और बहुत बड़ा नाम है, वन ऑफ माय फेवरेट जो है ऑथर, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर, सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो जिनके आज बहुत प्राउडली जो है उर्दू अदब के अंदर उनके नावल्स को शेयर किया जाता है, उनके नावल्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है और ये माना जाता है, कहा जाता है कि बर-ए-सग़ीर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था सादत हसन मंटो का। लेकिन अगर आप मंटो की लाइफ़ को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि मंटो अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक सफ़रिंग स्टेज में रहे।
मंटो ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बहुत ही एक स्ट्रगलिंग फेज़ में गुजारी है और मंटो के काम को कभी भी उनकी ज़िंदगी के अंदर ना ही एक्सेप्ट किया गया था, बल्कि उनके ऊपर बेतहाशा एलिगेशंस लगी, उनको बहुत से ट्रायल्स को जो है वो फेस करना पड़ा और उनको काम के हवाले से जो है वो इतनी ज़्यादा जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई थी कि वो किसी तरह से अपने इस काम को रोक दें, किसी तरह अपने इस काम को ख़त्म कर दें। इसका मतलब है कि अगर हम मंटो के काम के हवाले से देखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है मंटो के काम को लेके, तो फिर यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि जी चूँकि मंटो ने भी अपनी पूरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग स्टेज में गुजारी थी, तो इसका मतलब है ये ज़रूरी हो गया कि हमारे पास जो है वो एक आर्टिस्ट के लिए सफ़रिंग स्टेज होना ज़रूरी है। ये एक फैंटेसाइज़ सी एक जो है अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जो यंग आर्टिस्ट्स होते हैं या स्पेशली जो नए आर्टिस्ट होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद जब तक वो अपनी किसी एक पेनफुल इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक शायद वो अपनी एक मेंटल अनस्टेबिलिटी के अंदर नहीं जाएँगे, तब तक शायद वो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। ऐसे हरगिज़ कोई बात नहीं है। आर्ट जो है वो एक ऐसी पावर है, एक ऐसा हीलिंग एलिमेंट है कि अगर आप उसको पॉज़िटिवली यूज़ करते हैं, ये तो बिलीव मी, आप जो है अपनी एक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस ला सकते हैं। आप वो खुशी महसूस कर सकते हैं, आप वो अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ कर सकते हैं, जो शायद आप अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है या जो भी आपकी ज़िंदगी के रूटीन के मामलात हैं, शायद उन मामलात से या उन डेली रूटीन से आप कभी भी वो चीज़ नहीं कर सकते। जो भी आर्टिस्ट आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं या जो भी आर्टिस्ट आपको पसंद हैं, उन आर्टिस्ट के काम को जो है वो अप्रिशिएट कीजिए। उनको बताइए कि उनका काम कितना खूबसूरत है और उसके काम जो है उससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। शायद आपका ये कह देना उनकी जो अगर मेंटल स्टेट अपसेट है, तो वो उसमें हेल्प कर सके। शायद इन द एंड उनको वैन गो की तरह किसी मेंटल असाइलम में जाने की ज़रूरत ना पड़े। शायद आपकी इनकरेजमेंट, शायद आपका जो है एप्रिसिएशन उनमें वो ताकत दे दें कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से जो है वो कर सकें। और शायद फिर हम जो है उनके काम को उनकी ज़िंदगी के बाद जो है वो मास्टरपीसेस का नाम देके और मोस्ट क्रिएटिव वर्क का नाम देके और बड़े-सग़ीर का सबसे बड़ा अफ़साना निगार का नाम देके जो है उनको याद ना करें। आपकी वो तारीफ़ सुनने के लिए, आपकी वो स्टोरीज़ सुनने के लिए या लोगों के वो कमेंट सुनने के लिए कि किस तरह से उनके काम ने जो है उनको इंस्पायर किया और किस तरह से वो जो है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, वो आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं होता। आई होप कि मेरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि आर्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पेन। Art is more related to your emotions. Art is more related to your sensitive mind. Art is more related to your sensitive heart. It doesn't related to any traumatized condition of your mental health. प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक आर्टिस्ट जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली सफ़र करे। तो यहाँ पर एक ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि अगर किसी आर्टिस्ट जो है उसके काम के हवाले से आपको ये महसूस हो रहा है कि उसमें बहुत ही कोई एक पेन का एलिमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मेंटल स्टेट हो सकता है वो उसके इमोशंस हों, हो सकता है उसकी वो फीलिंग्स हों, हो सकता है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो आपके अपनी अंदर आपकी मेंटल स्टेट हो, जो उस चीज़ को उस तरह से देख रही है, जिस तरह से शायद उस आर्टिस्ट ने उसको क्रिएट नहीं किया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और आर्ट और आर्टिस्ट से मोहब्बत कीजिएगा और ये चीज़ याद रखिएगा कि आर्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर सकता है। बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।